इवनिंग मुझे बता देना, जहाँ पे तुमको हेल्प चाहिए होगी मैं बता दूंगी, ऐसे कोई सीन नहीं है। मुझे ये पता है क्या करो, मैं तुम्हें सिंपल बताती हूँ। तुमको कंफ्यूजन है ना कि सामने जो टीचर है वो सही बता रहे नहीं बता रहे है, जो बंदा है वो सही बता रहा है नहीं बता रहा, तुम सिंपल काम क्या करो, तुम वीडियो खोल लिया करो और उसका लिंक मुझे भेज दिया करो, मेरे को बोल दिया करो, मैं चेक करके बता दूं। मैं तो टीचर हूँ ना, मैं तो देख के बता दूंगी ना सामने वाले टीचर सही बोल रही है तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वहां पे कोई चेक नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है ऑनलाइन स्टडी का, कि कोई चेक नहीं कर रहा उन्हें वो सही पढ़ा रहे हैं नहीं। तो तुम मुझे भेज देना, मैं तुमको चेक करके बता दूंगी, है ना? ऐसे कर सकते हैं। मैम। और क्या, सिंपल है। तुमको कुछ भी ऐसे अलग से पढ़ना होता है जस्ट सेंड मी वंस, मेरे को एक बार लिंक भेज देना, मैं तुमको खुद ही देख के बता दूंगी, है ना? और कुछ उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और बेहतर टीचर होंगे, मैं तुमको वो भी सजेस्ट कर दूंगी, क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि तुम पढ़ लो, इतना ही है और कुछ नहीं है। नहीं, मेरे से पढ़ लो उससे पढ़ लो का टाइम ही नहीं है, अब तो तुम बस पढ़ लो, वही जरूरी है ना? चलो, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। हम लोगों ने ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लिया, हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम कर लिया, तुमने क्वेश्चंस लगाए उसके? यस मैम। मैंने तुमको भेजा था जो अभी ना, पीडीएफ खोल के देखना, उसके अंदर शॉर्ट नोट्स भी है कुछ चीजों के, प्लीज उसको देख लेना एक बार। ठीक है, देख लेना, तुमने नहीं लिखा हुआ तो कहीं पे अपडेट कर लेना, आई होप तुमने अपडेट कर रखा होगा। राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम के मैंने नोट्स पीवाई के भेजते, सर्कुलेटरी सिस्टम आज करेंगे और इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी? यस मैम। आगे बढ़े, सबको दिख रही है स्क्रीन? मैम। एक सेकंड के लिए मैं चेक कर लूँ जी, आगे सारे, एक मिनट। ऑलराइट, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यहाँ पे ब्लड और लिम्फ की बेसिक डेफिनेशन दे रखी है, इग्नोर मत करना यार, लिख एक बार को पढ़ लेना। ब्लड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है हमारा? कनेक्टिव टिश्यू, पता है? यस मैम। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू जिसका मेन जो मैट्रिक्स पार्ट होता है वो एक्चुअली लिक्विड होता है, ठीक है। और लिम्फ जो हमारा होता है वो जनरली हमारा किस में काम करता है? लिंक लिम्फ हमारा बेसिकली टिश्यू फ्लूइड ही होता है जिसके थ्रू इम्यून सिस्टम वर्क कर पाता है। अब ब्लड पे आते हैं, ब्लड के बारे में यहाँ लिखा है, इट इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, लिखा है ये वर्ड, इसको अंडरलाइन करो। इसमें क्या क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, लिक्विड वाला मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, इसमें प्लाज्मा है और इसके पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब है सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा की बात करता है ये नीचे, अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि स्ट्रॉ कलर का होता है प्लाज्मा, थोड़े हल्के से पीले रंग का होता है, ठीक है। विस्कस फ्लूइड होता है जिसमें नियरली 55% ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, सॉरी, प्लाज्मा 55% ऑफ ब्लड का पार्ट है, मतलब ब्लड के अंदर 55% तो सिर्फ प्लाज्मा ही है ना? यस मैम। देख लेते हैं, 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। अब ये प्लाज्मा के नीचे ये प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन बता रहे हैं जो जरूरी है, ये कह रहा है प्लाज्मा कितना, 90 से 92%, मुझे 92 की हिंदी नहीं पता, पानी होता है प्लाज्मा के अंदर, है ना? उसके बाद 6 से 8% क्या होता है इसमें? प्रोटीन्स। प्रोटीन, हाँ। और उसके बाद बचा हुआ पार्ट कितना बचा? इतना ही था मैम। एक्चुअली कुछ आयंस भी होते हैं, लगभग 1% लगा लो, ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये तो अप्रोक्सीमेट लिखा है ना हर जगह, अप्रोक्सीमेट है ये, ऊपर नीचे होता रहेगा। राइट, अब अगर प्रोटीन की बात करते हो तो बेटा 3 प्रोटीन कराए थे मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। यस कौन से? सबसे ज्यादा अमाउंट में परसेंटेज ऑफ प्रोटीन जो आपको प्लाज्मा में मिलती है, दैट इज एल्ब्यूमिन। अंडे वाली है, एल्ब्यूमिन। कितने परसेंट थी गुड़िया? 7%। 7%, ओके, ज्यादा बोल गई लड़की, लगभग 4% के करीब थी, बात हो गई। अच्छा, ग्लोबुलिन, उसके बाद कौन सा है? फाइब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन तो आपका क्लोटिंग में काम आता है, इसकी परसेंटेज कम होती है, लेकिन दिस इज द लार्जेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन हो गया ब्लड में, शाबाश, है ना? ग्लोबुलिन बहुत तरीके के, अल्फा भी है, बीटा भी है, ठीक है, लीवर में बनता है, लेकिन जो हमें ग्लोबुलिन में इंटरेस्ट है दैट इज गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन क्या बनाता है? लीड्स टू एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज बनाता है आपकी बॉडी में, याद आया? सबसे ज्यादा परसेंटेज जिसकी होती है दैट इज एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा कौन सा है ये याद रखो, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है ये याद रखो, कायदे से यही क्वेश्चन बनते हैं ना, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट। मीडियम कौन पूछता है यार?
ये तो कोई यही पूछता क्लास में टॉप किसने किया, ये पूछ ले क्लास में फेल कौन हुआ, कभी कोई पूछता है एवरेज कौन आया है? नहीं ना, ऐसी है फिर दुनिया। तो 7 to 8% जो प्रोटीन है उसमें ये सब चीजें आपको मिलती है, ठीक है। ग्लोबुलिन लगभग 2.4% लगा दो, क्लियर। Yes, ma'am. Yes. ये नीचे लिखे फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, 3 मेजर प्रोटीन है, अपन ने कॉम्पोजिशन भी लिख ली, ठीक है ना। अपने को इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट पेज पे जाओ, न्यू एनसीईआरटी में भी नेक्स्ट पेज है, बोलो। देख बेटा, ये जो थ्योरी है ना, ये तो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इस थ्योरी में कुछ है नहीं है, लेकिन इसको एक बार रीड तो पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स है जो साइड में लिख लेते हैं। देख, ये चैप्टर इजी है, बस इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, लेकिन चैप्टर सच में इजी है। चैप्टर में ऐसा कुछ था नहीं जो ना समझ में आए, अगर तुम आराम से पढ़ो तो। ये तुमको फंक्शन बताते हैं कि फिब्रिनोजेन का काम क्या होता है, क्लॉटिंग। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोबुलिन से आपको याद आ रही है ना, एंटीबॉडी डिफेंस में काम करती है। और एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस। एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं लाइन से बन गया, स्टार लगाओ इसे। देख अब देख, यहाँ पे लिखा है बेटा, प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, है ना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, तो ये भी होता है, राइट। ये हमेशा प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। अब एक चीज याद रखनी, सीरम। व्हाट इज सीरम? मैम प्लाज्मा से अगर प्रोटीन फैक्टर निकाल देंगे तो सिर्फ होता है। गुड गुड। तो प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। इसमें माइनस कर फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। प्लाज्मा के अंदर आरबीसी वगैरह नहीं होते ना, ठीक है। सीरम इज प्लाज्मा माइनस Clotting factors. क्लॉटिंग फैक्टर, लिख ले, साथ में लिख दे फटाफट, है ना। और लिम्फ इज RBC. ब्लड, लिम्फ में आरबीसी नहीं होती, ब्लड माइनस आरबीसी माइनस प्लेटलेट्स एंड माइनस मैक्रो प्रोटीन। प्रोटीन्स हाँ, माइक्रो होते हैं, मैक्रो प्रोटीन्स नहीं होते। क्लियर क्लियर। अगर आएगा कंपैरिजन तो इनमें कंपैरिजन बन सकता है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन ये हो गया, डन। मैम माइनस क्यों लगा रहे? बेटा लिम्फ का मतलब होता है कि उसमें ब्लड तो है, लेकिन ब्लड के जो आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रो प्रोटीन्स है ना, वो नहीं होते उसमें, इसलिए माइनस, ठीक है। यस मैम. एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट, इतना अपने को पता है। ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 45% ऑफ ब्लड, 45% ये होते हैं और 55% अपना प्लाज्मा होता है ना, इतना क्लियर है हमें। एरिथ्रोसाइट सबसे ज्यादा होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, 5 मिलियन to 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं ब्लड के अंदर। रेड बोन मैरो में रेड के बनते हैं, डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। रेड कलर के होते हैं क्योंकि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है। हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन। फीमेल में थोड़ा कम हीमोग्लोबिन होता है, मेल में थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, और उसके बाद ये स्पिल में जाके मृत्यु हो जाती है, इनकी मर जाते हैं। समझ आई? तो पॉइंट है ये तुमको आते हैं, है ना, ये आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन याद ये रखना कि सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, सबसे ज्यादा होता है आरबीसी। कितने हैं बोला हमने, लगभग 5 million. 5 मिलियन, राइट। फिर होते हैं हमारे प्लेटलेट्स। यहाँ गलती हो जाती है, सब बच्चे डब्ल्यूबीसी लिख देते हैं यार, डब्ल्यूबीसी की वैरायटी बहुत है, लेकिन उसका अमाउंट कम है। डिफेंस मैकेनिज्म, इंडिया की पॉपुलेशन देखो और सरहद पे खड़े फौजियों का नंबर देखो, फौजियों का नंबर कम है ना हमारी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, लेकिन वो हमसे ज्यादा सक्षम है। तो एक फौजी 1000 सिविलियन के बराबर है इन कैपेबिलिटीज, है ना। वैसे ही प्लेटलेट्स अकेले कुछ ही नंबर में बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी से उनका अमाउंट कम है, प्लेटलेट्स का कंपैरेटिवली ज्यादा है, ये लाख में आते हैं। कितने लाख, लगभग अबे 1.5। अरे 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 बेटा शंभू उठ जाओ, काहे इतना सो रहे हो? डब्ल्यूबीसी बेटा ये हजारों में होते हैं, हजारों से थोड़ा तनिक नीचे गिर जाए तो मृत्यु की तरफ ले जाते हैं, लगभग 7,000 के करीब। समझ रहे हो तुम, 7,000 सोल्जर्स है बॉडी में, काफी है, ज्यादा नहीं चाहिए। समझे? Yo मैम. बेचा जी पढ़ लीजिएगा इसको एक बार के लिए, नंबर है यहाँ दे रखा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से मजे से नंबर दे रखा है नीचे। ये यहाँ से ना, यहाँ से थोड़ा तंग सा कर देता है, ये बहुत सारा कुछ आ जाता है इसमें, है ना। तो इसको याद रखिएगा, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इसिनोफिल्स, भाई पहचान लेना। अरे ओ माता, इसको पहचान ली हो, ये लेबल के लिए आ जाएगा, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। ये देख मल्टी लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये पहचानना है। घोड़े की नाल जैसे ये पड़ा है मोनोसाइट्स के अंदर,
ठीक है, लिम्फोसाइट्स के अंदर तो कोई शेप ही नहीं है। इसिनोफिल्स के अंदर ये ऐसे पड़ा है जैसे हेडफोन नहीं लगाते अपा, हेडफोन जैसा बना है। अपनी भाषा में याद करो, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इसको याद करके जाना, ये तुमको बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। कितने बेटा? बोलना सही तो बोल रही, 60 to 65%। 6 करी जा रही, सांप है क्या है? बिगेस्ट कौन सा होता है? मोनोसाइट। मोनोसाइट। ठीक है, इसमें कैसा न्यूक्लियस दिख रहा है आपको? किडनी शेप। लिख लो भाई, लिख लो, हाथों को कस दो। इसमें कैसे कैसा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है? ये मल्टीलोब है ना, तो इसको मल्टीलोब लिखते हैं। ये न्यूक्लियस की शेप है, न्यूक्लियस की शेप पे क्वेश्चन बनता है बहुत आराम से। इस पार्ट से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत आराम से बनता है, जो सॉल्व में होगा तो याद ही नहीं आएगा। ठीक है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों का काम क्या होता है? फेगोसाइटोसिस करते हैं, ये खा जाते हैं। देख रहे हो तुम, दुश्मन को देख खा जाएंगे। तो दिल करता है ना दुश्मन को देख के कि आज तो उसका कुछ उम्र बना दे, ये सच में ऐसा करते हैं। समझ गए? यस मैम। ठीक है, बाइलोब कौन सा है? इसिनोफिल, ये वर्ड आता है बाइलोब। सबसे कम कौन सा होता है? लीस्ट। हाँ, बेसोफिल। बेसिक बात है ना, बेसिक बात है ना, बुरा बोल रहा है ना अच्छा बोल रहा है, ऐसे लोग कम होते हैं ना जो अच्छा बुरा कुछ ना बोले, है ना। कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू तो जनता देख ही जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें देखे और बोले हाँ बेटा खाना खा लिया, ठीक है चलो बाय, ना। कमेंट जरूर करके जाएगी। नीट का पेपर की तैयारी चल रही है, फलाने के बच्चे ने तो इतना कर लिया था, उसकी तैयारी तो इससे हो गई थी, उसने इतनी किताबें पढ़ी थी, तुमने देखा था उसे पढ़ते हुए? है हो सकता है ना कि उसने जो पढ़ा उसी से पेपर आ गया हो सकता है उसकी बस किस्मत ही अच्छी हुई है, नेवर नो, है ना। तो ये ऐसे बंदे मिलते नहीं हमें। ये 2 to 3%। समझिए? आगे बढ़ती हूँ। यो यो मैम। ठीक है यार, ये तुमको याद है ना, एक ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट कौन से होते हैं? यो यो मैम। बताइए फिर, ग्रेनुलोसाइट कौन से होते हैं? वो योयो के बच्चे। बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। हाँ, बेन 10। और एक ग्रेनुलोसाइट? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। इतनी अच्छी बातें करेगा, रो दूंगी मैं। नहीं मैम, रो नहीं। इतना इतना मत पढ़े यार, मेरे आंसू आ गए। बच्चे बड़े हो गए, ओह माय गॉड। और लिम्फोसाइट भी 20 से 25% होता है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, लिम्फोसाइट का मतलब है बी एंड टी सेल्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के साथ कंबाइन हो जाता है ये। ठीक है, अब प्लेटलेट्स की बात करते थे, अपा क्या बोलते थे? अरे बड़ा सा सेल होता था ना जिसकी धज्जी उड़ जाती थी, उस बड़े से सेल को क्या बोलते थे? मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता प्लेटलेट्स के पास, इन्हें हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। समझ रहे हो? ये है प्लेटलेट्स, बहुत जरूरी चीज है। किस में मदद करते हैं भाई? क्लोटिंग में मदद करते हैं। ये ऐसे फैक्टर रिलीज करते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं। तुम्हारे घाव में से खून जो निकलता निकलता रुक रहा है वो इन्हीं की मदद से। ये बढ़िया चीज है। इसके सेल का नंबर याद कर लेना। देखो इसमें जहां जहां नंबर आया है ना, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुमको आने चाहिए। क्लियर? यस मैम। ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, आपको पता है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग थी और RH नेगेटिव, दो चीजें आपको पता है यार, ये डब्बा है यार, कमाल। ये तुम से ये पढ़वाओगे है? आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर हमारे पास अगर एंटीजन ए पड़ा है, मेरे बॉडी में एंटीजन ए पड़ा है, तो मेरी बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी नहीं होगी? हाँ, ए एंटीबॉडी नहीं होगी, नहीं तो मेरे सेल पे अटैक नहीं हो जाएगा। तो मेरी पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। बी। तो ऊपर देखने लिए एंटीजन पूछ रहा है तो एंटीबॉडी लिख सकते हो, एंटीजन पूछ रहा है एंटीबॉडी लिख सकते हो। ए भी एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होगी। ऐसे ब्लड ग्रुपिंग आएगी। ठीक है, आई होप ये तो तुम कर सकते हो। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? कौन है जो सबसे खून ले सकता है? ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और डोनर? ओ करेक्ट। RH पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है? देखो यहाँ पे एक परसेंटेज लिखी है जिस पे ध्यान देना। नियरली 80% ह्यूमन, 80% ह्यूमन ऐसे बोलेंगे बी पॉजिटिव है। मोस्टली तो कॉमन बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो जिसके आरबीसी के ऊपर ये एक फैक्टर लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, जिस पे नहीं लगा हुआ उसको बोलते हैं RH नेगेटिव। ज्यादा लोग RH पॉजिटिव होते हैं, लगभग 80%। 80% वाली बात इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये रहा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टालिस। इसका क्या मतलब है कि जो मम्मी थी वो क्या है? RH पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव है। अरे यार मैंने तुमको बताया तो है, मेरा वाला तो केस है, मेरी मदर RH नेगेटिव है, ये मैं हूँ।
ग्रेट, अपना नाम तो अच्छे से लिखूंगी। तो मैं RH पॉजिटिव हूँ, ठीक है। तो ये पहली प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। अरे पहली प्रेगनेंसी तो मेरा भाई आएगा, मैं क्यों होंगी, लिख देते हैं इडियट। और अपने भाई को इज्जत दे दी तो तुम सही सच्चे भाई बहन नहीं हो, है ना। जी मैम। है ना। तो प्रेगनेंसी में ब्लड एक्सचेंज नहीं होता, अपने को इतना पता है, प्लेसेंटा बढ़िया से गैप करके रखते हैं। लेकिन जब नेचुरल डिलीवरी हो रही थी, जब बाहर बच्चा निकल रहा था, उस टाइम पे थोड़ी सी ब्लड मिक्सिंग हो सकती है। तो अगर RH पॉजिटिव, दिक्कत ये है कि मदर की बॉडी में ब्लड मिक्सिंग हो रही है ना, बच्चा तो निकल गया। तो RH पॉजिटिव अगर RH नेगेटिव के पास जाएगा तो मम्मी कौन सी एंटीबॉडी बना देगी, एंटीबॉडी RH पॉजिटिव के खिलाफ। हाँ, RH पॉजिटिव के खिलाफ वो बना देगी एंटीबॉडी। अब बच्चा तो निकल गया, इस केस में मदर को जॉन्डिस हो जाएगा। तो मेरी मदर को भी जॉन्डिस हो गया था मेरे भाई के होने के बाद, पर वो बच जाती है क्योंकि थोड़ा सा ही रिएक्शन होता है ना। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मेमोरी भी बनेगी, है ना। अब बॉडी को ये याद है कि कमबख्त अब दोबारा कोई आया ना तो उसकी खैर नहीं। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ, मम्मी का ब्लड ग्रुप तो सेम ही रहा, वो तो बदलेंगे नहीं, है तो वो रहेगी नेगेटिव। लेकिन इस बार मैं हूँ साक्षी दी ग्रेट, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव। लो जी, प्रेगनेंसी तो जा रही थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर गलती से किसी तरीके से मदर के ब्लड में थोड़ा सा भी अंदाजा हो गया ना कि मेरा RH पॉजिटिव है, तो मदर के ब्लड में ऑलरेडी एंटीबॉडीज पड़ी है। अगर उनको अंदाजा हो गया, और मान लो पूरी प्रेगनेंसी में नहीं हुआ, लेकिन अगर डिलीवरी के टाइम हो गया, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी में, इन दैट केस मदर के ऊपर अटैक हो जाएगा और बच्चे पे भी अटैक हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में बच्चों की मौत ना प्रेगनेंसी में पेट में ही हो जाती है, ठीक है। तो इसका इसका इलाज क्या है, इसका इलाज होता है कि जब पहली प्रेगनेंसी हुई थी ना, पहली डिलीवरी हुई थी, तो उसी टाइम पे ना मदर को एक चीज दे दो जिसे हम कहते हैं रोगम। क्या दे दो, रोगम। रोगम होता क्या है, रोगम आर एक्चुअली एंटीबॉडीज बेटा। तुमने क्या किया, मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडी बन रही थी ना, उससे पहले तुमने रोगम दे दिया। तो क्या होता है कि बच्चे का जो ब्लड है ना, मदर के कांटेक्ट में आने से पहले रोगम के हाथ में आ जाता है, और रोगम इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसके इफेक्ट को। तो मदर के ब्लड को कभी पता ही नहीं चलता है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी आएगा, समझे। मदर के बच्चे के ब्लड को मदर तक पहुंचने ही नहीं देता, रोगम उसको पहले ही न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अगर ऐसा कर दो ना तो मेमोरी बनेगी नहीं, तो सेकंड डिलीवरी में भी ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, समझ आया। यस मैम। ये तो इसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टिस। ओके जी। तो इसे इस केस में क्या हुआ था, बोलो। बहुत कम बच्चे बच पाते हैं, इस केस में बच गई थी। मम्मी की हिस्ट्री में ये चीज लिखी नहीं हुई थी, तो समझ सकते हो, आई एम मिरेकल। अरे चमत्कार है, शुक्र मनाओ, हेलो बच गई मैं तुम्हारी बायो कौन लेता नहीं तो। ठीक है चलो आगे आते हैं। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, अरे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड यार, उठाओ भाई कॉपी, फाड़ डालो एक ब्लड वेसल को। चोट लगी, उई उई उई। जब उई उई होती है तो इंजर्ड टिश्यू हो गया ना, ये इंजर्ड टिश्यू ये भी रिलीज करता है। तो लिख दें हम यहाँ पे इंजर्ड टिश्यू, यस मैम। लिख देते हैं। और देखो जहां पे भी चोट लगती है भाग के कौन आते हैं, प्लेटलेट्स। पहले तो न्यूट्रोफिल्स आते हैं हमेशा, ठीक है, फिर प्लेटलेट्स भी आएंगे भाग के, वो आगे। ये दोनों एक रिलीज करते हैं केमिकल, केमिकल का नाम बिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, तो यहाँ कैल्शियम का यूज है, कैल्शियम के बिना काम नहीं चलेगा। तो सिर्फ तो तुम दूध पीते हो हड्डियां मजबूत नहीं करता, कोएगुलेशन के लिए भी कैल्शियम चाहिए भाई। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ये एक्टिवेट कर देगा, किसको एक्टिवेट करेगा, अब बोलो, अब यहाँ से तुम्हें पता होगा। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो थ्रोम्बिनेज, और इसी का दूसरा नाम है, बोल सही बोल रहा था, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको एक्टिवेट कर देगा। अब ये दो काम करता है, देखो नॉर्मली तुम्हारी ब्लड कोएगुलेट नहीं होता ना ब्लड वेसल में, क्योंकि वहां पे क्या पड़ी होती है, हेपरिन। हाँ, तो ये इनएक्टिवेट कर देगा किसको, पहले तो हेपरिन को, ठीक है, उस जगह पे जहाँ पे चोट लगी है बस उस जगह को, ठीक है। और दूसरा ये एक्टिवेट कर देगा किसको, किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। हाँ वेरी गुड, तो ये कन्वर्ट कर देगा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें, इन द
थ्रोम्बिन, गुड। अच्छा, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको कन्वर्ट कर, और प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए जरूरत होती है हमें पोटेशियम आयन की, और इसकी सिंथेसिस होती कहाँ पर है? लीवर, इन लीवर, लिख लो, गुड। अब जो हमारा थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन जाके किसको किस में कन्वर्ट करता है? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। फिब्रिनोजन, और ये कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन में। क्वेश्चन क्या बन सकता है अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया तो? फिब्रिनोजन एक्टिव फॉर्म है इनएक्टिव? Inactive. क्या ये सॉल्युबल है वाटर में या नहीं? इट इज अ सॉल्युबल फॉर्म, Soluble. सॉल्युबल। लेकिन फिब्रिन क्या है? एक्टिव, लेकिन ये छोटा सा स्कम बन गया तो इट इज इनसॉल्युबल। यहाँ गलती हो जाएगी क्योंकि हम सॉल्युबल इनसॉल्युबल उल्टा कर सकते हैं, है ना? इसको लिख लो, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, क्लियरली ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। अब हमारे बन गए फिब्रिन। फिब्रिन क्या होते हैं? फिब्रिन धागे होते हैं, जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो पक्के होते जाते हैं। ऐसे आपकी चोट के ऊपर ऐसे बड़ा सा वो बन जाएगा, पैच सा बन जाएगा, फिर धीरे 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 उसमें दर्द होना कम हो जाएगा और फिर वो ठीक हो जाएगा, ठीक। Yes, ma'am. बस बेटा इतना ही था प्लॉटिंग, और कितना पढ़ोगे? ये टिश्यू फ्लूइड, यार टिश्यू फ्लूइड तो मैं तुमको पढ़ाया था, कम कैसी बातें कर रहे हो? हरे रंग की ब्लड वेसल किसकी होती है भाई? ब्लड वेसल किसके पास से जा रही होगी? टिश्यूज, टिश्यूज। ब्लड जब यहाँ से फ्लो करता है, जुई जुई जुई, ब्लड में से निकल जाता है बाहर एक लिक्विड, उसी लिक्विड के थ्रू सारा गैसेस एक्सचेंज वगैरह होता है। इस लिक्विड को हम बुलाते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बीच में है ना, इसलिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं लिक्विड। अब ये लिक्विड ऐसे निकलता रहा तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे ब्लड वेसल एक दिन खाली हो जाएगी, तो इस लिक्विड को वापस लेके जाता है हार्ट के पास, तो वो उन वेसल्स को अपन बुलाते हैं लिम्फ वेसल। तो ये सेम सेम बिल्कुल सेम इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं हम इसको। जब ये लिम्फ वेसल में एंटर होता है तो अपन इसका नाम बदल के क्या बुलाते हैं इसको? लिम्फ। लिम्फेटिक फ्लूइड। हाँ, लिम्फेटिक फ्लूइड या लिम्फ, करेक्ट। ये वापस जाके आपके ब्लड वेसल्स में ड्रेन हो जाता है, क्लियर? Yes, ma'am. इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। मेन काम क्या होता है इसका पता होना चाहिए भाई, सारा गैसेस ऐसे इसी से हो रहा है, और कैसे हो रहा है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, गॉट इट? और एक और लाइन, इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इन प्लाज्मा। बेटा जैसे प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वैसे इसकी भी मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, सेम सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, अंडरलाइन करो। लिम्फ कैसा है? कलरलेस है भाई। लिम्फोसाइट्स होते हैं, इम्यूनिटी में मदद करता है, इतना तुमको पता है। अब एक एक बात याद रहेगी, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते नहीं है सिलेबस में, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर अपनी पड़ी होती है चोतु चोतु Villi. नहीं. विलाय, है ना? तो विलाय को बाहर निकाल लेते हैं। तो जो विलाय होती है वही आपका खाना एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में भेजती है। तो विलाय के सेंटर में ऐसे व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, दूधिया सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम बेसिकली दिस इज अ लिम्फ। लिम्फ वेसल होती है ये, लेकिन इस लिम्फ वेसल को क्योंकि दूध जैसे दिखाई देती है, इसको आपको बुलाते हैं लैक्टियल। इसका स्पेसिफिकली काम होता है कि जो फैट की एब्जॉर्प्शन है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। बस याद रख लेना कि जो फैट होता है ना उसकी एब्जॉर्प्शन ये करता है, ब्लड ग्लोब्यूल की, ठीक है? ये लास्ट लाइन है और इंपॉर्टेंट लाइन है, हर पैराग्राफ की लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट होती है। डन? Yes, ma'am. सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल किंगडम में जाओ, लास्ट वाला पैराग्राफ खोलो जहां पे ऐसे चार्ट बनाया था गुरु, इतना सारा लिखा हुआ था लास्ट पेज पे, वहां जाके कितना बताते क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस दो चीजों में पड़ा है, फटाफट देख के बता। एक मैं बता देती कॉर्डेटा, दूसरा अभी जल्दी देख लो, मैंने तुमको अलग से लिखवाया था। एनालिडा। एनालिडा, शाबाश। बाकी जो स्टार्टिंग वाले हैं पॉरीफेरा, सिलिंडेटा, टीनोफोरा, यार उसमें तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, है ना? उनमें तो कुछ था ही नहीं, तो उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन बाकी सब के अंदर तुम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लिख देना, ठीक है? क्लोज वाला याद रख लेना, ओपन हो ही जाएगा। डन? Yes, ma'am. अभी बात कर लीजिए, मच्छी जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मैंने तुमको इसका शॉर्ट डब्बा बना के भेजा है। तो मछली होती है, उसमें कौन सा हार्ट होता है? 2 चैम्बर, है ना? एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। याद रखने वाली बात क्या है, जो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा कष्ट दे सकती है, कि जो मच्छी है, मच्छी के दिल से जो खून निकल रहा है वो कैसा? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। फिर ये जाता है किसके? गिल्स, गिल्स के बाद ये हो जाता है ऑक्सीजनेटेड।
फिर ये जाता है बॉडी, बॉडी की सबसे निकलता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड, और वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। तो हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता। ये बात याद रख लेना मच्छी जल की रानी में, ठीक। Yes, ma'am. साइड में बना ले बेटा, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का क्या केस है कि 3 चैम्बर हार्ट है उसमें, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल उसमें प्रॉपर 4 चैम्बर हार्ट है। तो 3 चैम्बर हार्ट कैसे होता है, ये एम्फीबियन, ये रेप्टाइल, 3 चैम्बर हार्ट कैसे होता है, कुछ नहीं होता यार, बस वेंट्रिकल एक कॉमन होता है इनका, है ना। तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर मिक्स हो जाता है। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है यार, ये तो तुम बचपन से कर रहे हो। बर्ड एंड मैमल में बिल्कुल प्रॉपरली 4 चैम्बर हार्ट होता है, बढ़िया से डबल सर्कुलेशन होती है, क्लियर। ये मैम, हंसने की क्या बात है, मैं हंस के क्यों बोल रहे Yeah. मैम ऐसे नहीं था। हैं, हंस हंस के क्यों बोल रहे हैं मैम आप ऐसा बोलते हो तब बात किया, मेरे को हंसी नहीं आती। मैं तो जब बात करती हूँ हंसी रहा होता है, बताओ। हार्ट बेटा, अरे अरे मीजोडर्मली, अरे 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 लिख लो यार, लिख लो। ये मैं तुमको सोच रही थी कि शायद तुमको पता नहीं है, मैंने सोचा मैं तुमको बता दूं। कौन सा ऑर्गन कहाँ से ड्राइव है, देखो फटाफट लिखना। हाइपोथैलेमस, पितुतरी, हाइपोथैलेमस और पितुतरी किससे ड्राइव है, एक्टोडर्म, ठीक है। क्वेश्चन आता है एंडोडर्म से कौन ड्राइव है। यार तुमको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम याद है तो तुमको पता है कि जो लिवर होता है, लिवर के पास से होता है गॉल ब्लैडर, Yes, ma'am. और एक और सिक्रीशन होती है, ये लीवर गॉल ब्लैडर में अपना बाइल छोड़ता है और बाइल जाके गॉल ब्लैडर रिलीज कर देता है ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एक और चीज स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी सिक्रीशन डालती है, दैट इज पेनक्रियास। Pancreas. हाँ, Pancreas. तीनों की तीनों कम वक्त एंडोडर्म में, ओरिजिन में, ओरिजिन बता रही हूँ बेटा। इसके अलावा जो सब है ना, सबके सब मिजोरम में डाल दे, ठीक है। ब्लड, बोन, किडनी, ब्ला ब्ला ब्ला, सबके सब मिजो। Meso. हाँ, तो कुछ मत कर, ये याद रख ले, एक इसको एक इसको, बाकी सब तो डाल ही देगी ना, है ना। टेस्टिस ओवरी सब, टेस्टी ओवरी सब मिजो में डाल देना, ठीक है। तो यहाँ लिखा है हार्ट इज मिजोडर्मिनी इन ओरिजिन, ठीक है कोई चक्कर नहीं है, हार्ट भी तो यही आएगा, है? Yes. ठीक है। वे कहाँ है ये लोकेशन, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है, थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, चेस्ट कैविटी में, बिटवीन 2 लंग्स है और स्लाइटली लेफ्ट लंग की तरफ खिसका हुआ है। हाँ, इसके एक मुक्के जैसा है, जैसे मुक्का में तुम्हारे नाक में मारू ना, उतना ही है, ठीक है। इसके पास बाहर लेयर होती है, 2 कवरिंग होती है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है इन बिटवीन, कवरिंग तुमको सही से दिखाई नहीं देती। ये याद रख लेना क्या मोटू है और क्या पतला है, जहां थिन है जहां थिक है उस पर ध्यान देने का है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये सारी बात नहीं आएगी, सिर्फ पॉइंट्स आएंगे। तो थिन क्या है, थिन होता है आपके, सबसे पहले तो आपको जो एट्रिया होता है, सॉरी, सबसे पहले चेम्बर की बात करते हैं। तो छोटे छोटे चेम्बर कौन से होते हैं, एट्रियास, ठीक है। और लार्जर लार्जर चेम्बर कौन से होते हैं, Ventricles. वेंट्रिकल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब थिन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो थिन मस्कुलर वॉल किसके बीच में आपको मिल रही है, एट्रियल सेप्टम, मतलब मैं इस डायग्राम में हूँ, अरे यार सेप्टम बढ़िया नहीं बनाया हुआ है, अरे यार यहाँ बनाएंगे हम अपना, हमने जब डब्बे बनाने सीखे हैं तो मुझको नहीं बना रहे हैं? ये वाला है थिन मस्कुलर, ठीक है जी। एट्रिया को अलग कर रहा है, ये लेफ्ट है ये राइट है, अभी याद है ना डब्बे तुम्हें, ठीक है। और ये वाला जो वेंट्रिकल को कर रहा है इसको थिक कर दो, ये थिक है। ये छोटी छोटी बात पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे और तुम्हारे को से रुला सा देंगे, ठीक है। ये 2 वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहे हैं, समझ आएंगे। Yo, ma'am. और एट्रिया से वेंट्रिकल जो सेपरेट होता है, ये वाली लाइन, रेड वाली लाइन दिख रही है तुमको दोनों, तो ये रेड वाली लाइन किससे बनी हुई है, यहाँ लिखा है थिक फाइब्रस टिश्यू, ये देखिए लिखा है थिक फाइब्रस टिश्यू, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसके बीच में ओपनिंग होती है, ये वाली जो वॉल होती है राइट हैंड साइड पे, दिस इज ट्राइकस्पिड, Tricuspid wall. और ये वाली वॉल कौन सी होती है, Bicuspid wall. है ना, मटेरियल वॉल। नेचुरल वॉल। अरे बोल तो है मोदी जी, मित्रों यही है वो मित्रों, किसी की बात कर रहे हैं कहाँ गया ये मित्रों वाला, एक दिन था, चलो कोई नहीं, ये रहा मेरे मित्रों, ठीक है। ये मोदी जी हमेशा इसी की बात कर रहे होते हैं। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि हम मित्र तो नहीं है उनके। आइए, ये नोट बता देती हूँ बेटा, ये रही ऐसे नोट, ये नीले कलर की दिख रही है तुमको, मेन ये होती है हमारी पेस मेकर, यही है दर्द को धड़काती है, ठीक है।
तो मोहब्बत नहीं है, SA नोड है वो, समझ आई? यो यो मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसी बात है ना, इसी को समझ आती है पहले। बेटे ये है हमारी AV नोड। AV नोड हमारी होती है पेज सेटर। ठीक है, दिमाग सेट नहीं हो रहा तुम्हारा, ये सेट हो रहा है सब, समझ आई? उसके बाद यहाँ से निकलते हैं बंडल ऑफ हेस, ये सांप पीले, उसके से यहाँ से फाइबर निकल के निकल जाते हैं, दीज आर नोन एज पुरकिंजी फाइबर। करा है इन्होंने? नहीं लिखा, बताओ। पुरकिंजी फाइबर। Fiber. हाँ, है ना? वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो ज्यादा थिक होती है, कौन से वाले? लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे थिक होती है, ये लिख रही हूँ, मोर थिक। क्यों? क्योंकि यार ये पूरी बॉडी में ब्लड को यही पंप कर रही है, ये मोर थिक होती है लेफ्ट साइड, याद रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल। बेसिक बातें हैं। Yes, और ये ma'am. पुरखिंजी फाइबर होते हैं ना, ये सिर्फ आपके देखो येलो कलर यहीं तक है ना, तो सिर्फ वेंट्रिकल तक रहते हैं, ये वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। ठीक है, ऑरिकल की कॉन्ट्रैक्शन में इनको कोई रोल नहीं होता, वो ऐसे नोट करती है। और एक कार्डियक सेल दूसरे कार्डियक सेल से कनेक्टेड होता है, किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड होता है, बीच में इसको क्या बोलते हैं? अबे दो सेल्स के बीच में कनेक्शन था ना, कौन से कनेक्शन से होता है? कौन से जंक्शन से? टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन? Tight Gap. gap junction. गैप जंक्शन से यार, ए गैप पड़ गया तुम्हारी पढ़ाई में है नलायक को, गैप जंक्शन से। क्लियर? यो यो मैम Yes, ma'am. हाँ, क्लियर तो हो जाता तुमको, है? आंसर नहीं देते, बताओ। ये देखो SA नोड, AV नोड लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑटो एक्साइटेबिलिटी, अरे दिल खुद से धड़कता है, ये तो तुमको मुझसे ज्यादा पता होगा ना। को दिल तो खुद से धड़कता है, हम कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं। ऑटो एक्साइटेबिलिटी है, तो जनरेट कौन करता है? एक बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे, रुकना मेरे को ढूंढने देना। एक लाइन तो ये है, देख। द नोडल मस्कुलेचर, ऐसे नोड AV नोड की बात कर रहा है कि एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये वेट नहीं करता किसी का, खुद से ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके दिल धड़का देगा, किसी की मदद नहीं चाहिए इसको, ब्रेन की। ठीक है, अगर मुझे हार्ट का फंक्शन कंट्रोल करना है तो ब्रेन रोल प्ले करता है, लेकिन धड़कता ऐसे नोड की वजह से है दिल। ठीक है, तो हर बार जब भी तुमको गड़बड़ लगे तुम समझ जाना ऐसे नोड की प्रॉब्लम है। ठीक है, और वहम में मत आना, समझ आई? Yes, ma'am. ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड जनरेट करता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, दैट इज 72 बीट्स पर मिनट नॉर्मल। ठीक है, तो यही जनरेट करता है, और यही, हाँ ये लाइन है, देखो ये वाली लाइन, ऐसे नोड कहाँ गया, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग, एक तो दिल का धड़कना स्टार्ट करना प्लस उसको मेंटेन करना, है ना? दिल धड़कता है फिर बहुत टाइम तक एक ही के लिए धड़क रहा है, तो वो ऐसे नोट कर रहा है और कुछ नहीं है, यही है रिस्पॉन्सिबल, है ना? समझ गया तुम? यो यो मैम बेटा खूब बहुत बार यो बोल चुका है। तो मैं समझ जा रहा हूँ। और इतना इतना शर्माने की क्या बात थी? मैं शर्मा नहीं रहा बेटा, बोलो। अच्छा, मेरे को सारे बच्चे बता शर्मान रही है। पता नहीं. क्यों पता नहीं? मैं बोलना ही नहीं किसी ने। ओ है ना, वो भी शर्मा ही रहे हैं सारे, वेले कहीं के, नालायक कहीं के। पढ़ लो तुम, हमारी उम्र है ये सब करने की। नो मैम बस मेरी उम्र है, तुम पढ़ो। इधर आ भाई, फेल हो जाएगा फेल। अरे यार यहाँ ना, यहाँ भरने की जगह है, ये शीटें यार यही भर देते हैं, कोई एनसीईआरटी गलती से ग्रुप में खोले तो डर जाए ये कर क्या रहे हैं। और यही बनाते हैं। देख बेटा पहला स्टेप, अब देखो मैं थप्पड़ मार दूंगी तो तुमको याद ना होगा तो। बेटा सबसे पहले अगर तुमको नहीं पता है तो बेड़ा गर्क को तुम्हारा, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है। ठीक है, ब्लड आता है इस तरफ, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड Oxygenated. और इधर 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 वीना कावा से कौन सा ब्लड आता है? दोनों इंडिया में ब्लड एक साथ आता है। ठीक है, दिस मूवमेंट इज पैसिव, पैसिव फीलिंग हो रही है। ठीक है, पैसिव। अपना नोट्स खोल लो, क्योंकि मैंने उस टाइम बहुत अच्छे से लिखवाया था, दोबारा तो लिखा नहीं जाएगा। पैसिव फीलिंग होगी, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं है। तो इस टाइम पे क्या है? एट्रिया प्लस वेंट्रिकल किस स्टेट में है? डायस्टोल। और एक डायस्टोल क्या बोलते हैं? जॉइंट डायस्टोल। Joint. हाँ, डायस्टोल का मतलब रिलैक्स। ठीक है, बढ़ते चले जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर एक स्टेज आएगी जब ये जो वेल्व है बीच की वो खुल जाएगी, अभी भी रिलैक्स ही है, किया उन्होंने कुछ नहीं है,
दरवाजा खुद से खुल गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, समझ आई? इट्स लाइक मैं यहाँ बैठी हूँ, दरवाजा अपने आप खुल जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, मुझे डर लग जाएगा, लेकिन ये पैसिव फीलिंग है अभी भी। सो ब्लड मूव कर रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ, ट्रू, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है? पैसिव, पैसिव फीलिंग, समझ आ रही है? मैं अभी भी पूछ लूं, एट्रिया प्लस वेंट्रिकल किस स्टेज में है? डायस्टोल। पॉइंट डायस्टोल, ठीक है, दोनों एक साथ डायस्टोल में है, ठीक है बेटा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड स्टेज में क्या देखने को मिला है? पता नहीं मैंने ये कलर क्यों सिलेक्ट कर, सब एक जैसे दिख रहा है मुझे तो। थर्ड स्टेज में अब जो एट्रिया के अंदर ब्लड बचा है ना, वो बचा कुचा खून है, बचा कुचा, इसको अपन ने नीचे फेंकना है, ठीक है। तो बचा कुचा ब्लड अंदर जाने के लिए अब होगा पहली बार एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रिया को हम करते कॉन्ट्रैक्ट, अंदर की तरफ एरो बना दो, है यस ना। तो मैम। हमने क्या करा? एट्रिया को पिचका दिया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बचा हुआ कितना परसेंट ब्लड नीचे चला जाता है? अप्रोक्सीमेटली 30% ब्लड गोज आउट, गोज टू वेंट्रिकल्स, राइट। इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे वेंट्रिकल किस स्टेज में है सिस्ट बेटे? डायस्टोल में है, वो तो रिलैक्स कर रहा है ना, वेंट्रिकल तो रिलैक्स कर रहा है ना वो डायस्टोल में, और एट्रिया कैसा है? सिस्टोल में। सिस्टोल। हाँ, कितने मिनट का टाइम होता है ये इस प्रोसेस का? 0.1 सेकंड। 0.1 सेकेंड, शाबाश, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप आया हमारे पास, फोर्थ स्टेप आया हमारे पास, फोर्थ नहीं है, फोर्थ है, फोर्थ, फोर्थ आया हमारे पास। डब्बे डब्बे में हम बिल पढ़ लेते हैं, मान ले। अब जो है वेंट्रिकल, उसमें खून भर रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मस्त खून भर गया उसके अंदर। जब उसमें मस्त खून भर गया तो फिर वो भी तो, अब मस्त खून भर गया, इस स्टेज पे हमारा एट्रिया चला जाएगा रिलैक्स में, ठीक है। तो एट्रिया हो गया हमारा रिलैक्स, रिलैक्स मतलब डायस्टोल। डायस्टोल। स्टार्ट हो गया उसका, ठीक है। अब हमारा वेंट्रिकल कहता है अब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ये पुचुक 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 पुचुक, तो वेंट्रिकल क्या हो गया? सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, सिस्टोल, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ब्लड किस में मूव करता है? अबे ओ पागल, चुप कर। वेना का हाँ बेटा, सिर्फ वीना का बजाएगा, सेमिल्यूनर वॉल्व। सेमिल्यूनर वॉल्व में जाएगा। मारो मुझे, मारो, कोई तो आके मारो मुझे। अबे ओ बेटा, अयोटा में जाते हैं यार, ये वीना कावा तो मुझे रुला देगी एक दिन। अरे यार, ये तुम्हारा दिल है तुम ऐसे ही बनाओ बेटा। जो वीना कावा होती है ना, वो यहाँ आती है, राइट एट्रिया में, और ये लेकर आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तुम्हारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है बेटा, एट्रिया में आती है। नीचे कहाँ वीना कावा को घुसा देते हैं बच्चे, पता नहीं वीना कावा को क्यों नीचे डाल देते हैं बच्चे, मेरे वास्ते समझ नहीं आया। पर बॉडी में सिस्टमिक आर्टरी, इसको सिस्टमिक आर्टरी भी कहते हैं भाई। अयोटा सिस्टमिक आर्टरी में चेंज हो जाती है, बेसिकली पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से सप्लाई हो रहा है। लाइको जहरीली बातें करते हो तुम लोग। और ये है मेरी पल्मोनरी आर्टरी, ऊपर नहीं भेजोगे ब्लड को साफ होने के लिए, है लंग्स के पास, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पर वेल्व लगी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग सेमिल्यूनर वेल्व यार। अबे समझ आया? कहीं के, ठीक है। इसके बाद जब ये सब हो गया, उसके बाद क्या होगा? ज्वाइंट डायस्टोल, क्योंकि वेंट्रिकल्स जब रिलैक्सेशन में जाएगा तो एट्रिया तो ऑलरेडी रिलैक्स ही पड़ा था ना, तो बाकी ज्वाइंट डायस्टोल, और ज्वाइंट डायस्टोल से तो हमने स्टार्ट किया था, अब दोबारा प्रोसेस को रिपीट कर देना, समझ आई? यस मैम। नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं तुमको बोल दूं कि मैम ब्लड घूम कैसे रहा है, तो इसमें यार इन्होंने डायग्राम नहीं दिया कम बकतों ने, तो ठीक है बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने इतना खराब जवाब दिया है, तुम्हें कोरोना छूट गया। ले लो यार, लंग्स बना लो तुम पहले। ऐसे ही आंसर मेरी मौत का कारण बनेंगे एक दिन। अच्छा, इतने समझदार बच्चे ही ये भी नहीं कह रहे कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, कह रहे हाँ। तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ समझ लूं? नो मैम। अच्छा ठीक है, चलो इसमें थोड़ी तो दया करी।
ये यहाँ गया है, अबे ओ ये गया ना, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है भाई, ओनली आर्टरी जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, नहीं तो सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दिस इज द ओनली वन जो डीऑक्सीजनेटेड करती है। बड़ा बड़ा मैंने नोट्स में लिखवाया अभी था। और ये जो आ रही है दिस इज पल्मोनरी वेन, सारी वेन हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है इधर, और इसके बाद यहाँ से निकलती है हमारी, आ गई ये अयोटा, ये अयोटा टूट जाती है, हर ये दिल को भी ब्लड सप्लाई देती है कोरोनरी आर्टरी के फॉर्म में, और पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, सबसे बड़ी वेसल होती है हमारी बॉडी की। फिर यहाँ पे टिश्यू को ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देगी, और उसके बाद जो ब्लड लेकर आएगी वापस, दिस इज अ डर्टी ब्लड। अयोटा के बाद सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन, दिस इज नॉन एज सिस्टमिक वेन। ठीक है, ये जो यहाँ पे आके खुलती है इनको हम बोलते हैं वीना कावा, ये ऊपर नीचे दोनों तरफ खुलते हैं, तो दिस इज इंफीरियर वीना कावा, दिस इज सुपीरियर वीना कावा, दीज आर वीना कावा। वीना कावा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब हम थोड़ा लबडब लबडब की बात कर लेते हैं। तो लबडब लबडब क्या होता है कि तो तुम्हारा दिल है, तुम्हारा तो क्या ही है, कौन क्या है, चुप कर, मैं बोल रही हूँ अभी। ये कौन सा बच्चा भौंका क्लास में, कौन भौंका क्लास में आज? कौन भौंका, जल्दी बताओ। तुमने ये काम भी स्टार्ट कर दिया है। ओए, अब मुझे हर क्लास बोलना पड़ेगा भौंकना नहीं है। देखो, जब ये डब्बा बंद हुआ था ना, जब क्लोज थे तब साउंड आई थी लब की, क्लोज कब होते हैं, ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल। बेटा जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है ना, वेंट्रिकल अंदर की तरफ जाता है, इतनी जोर से प्रेशर आता है ना, ब्लड एट्रियम में वापस ना चला जाए, इसलिए ये डब्बे बंद हो जाते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. दूसरी साउंड होती है हमारी, और बहु सुन ले, डब डब। डब के केस में क्या होता है, बंद दरवाजा बंद होने पे, तुम कभी देखो दरवाजा खुलने की आवाज होती है, बंद होने की आवाज आती है बढ़िया वाली, ये सेम चीज है। जो यहाँ से जा रही थी ना पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा, यहाँ पर लगी होती है दो वेल्व, दोनों का नाम सेम है, इनको हम बुलाते हैं सेमी वेल वेल्व। तो ये खुलती है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, लेकिन ये बंद कब होती है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होने लगता है ना, तो जो ब्लड इसमें जा रहा था वो पीछे आ सकता है, बैक फ्लो ना कर दे, इसलिए ये फटाफट से बंद हो जाती है। तो ये बंद कब होती है, ये बंद होती है व्हेन वेंट्रिकल डायस्टोल, हाँ शाबाश, है ना, वेंट्रिकल डायस्टोल में ये हो जाती है क्लोज, तो साउंड आती है हमारे पास डब। ठीक है, डब हम पिच की बात करें तो पिच होती है, किसकी पिच ज्यादा होती है, Dub. डब जो कि हमारी ड्यूरेशन, लेट्स से हम इसे ड्यूरेशन कह देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं पिच। पिच है ना, तिखी तिखी आवाज किसकी है, तो जो ड्यूरेशन होती है ना वो लब की ज्यादा होती है ना, प्यार काफी टाइम तक रहता है, छुपा छुपा रहता है ना, लब लब छुपा छुपा रहता है, लेकिन जब फिर खत्म हो जाता है तब कलेश बहुत डलता है तुम्हारा, राइट। तो ये हो गया हमारा डब। तो डब के बारे में क्या है कि उसकी पिच हाई है, इसकी मतलब साउंड, स्टेथोस्कोप से साउंड जिसकी ज्यादा आएगी वो डब की आएगी, लेकिन ड्यूरेशन किसकी लंबी ज्यादा रहेगी, लब। लब की बस इतना ही था, पढ़ लेना यार। तो कार्डियक साइकिल क्या होती है, कितने मिनट की होती है कार्डियक साइकिल, 0.8 0.8 सेकेंड, है ना, जिसमें से 0.1 सेकेंड क्या होता है, आर्टियल सिस्टोल, सिस्टोल, उसके बाद 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल कितने मिनट का हुआ। 0.4 सेकंड। अगर किसी को ये पॉइंट याद नहीं रखते तो एक डब्बा बनाओ ना, 8 है, अबे यार अगर एक पाई चार्ट बनाओगे और ये टोटल 0.8 है, तो ये 0.4 हो गया, 0.4 हो गया, 0.4 का तो जॉइंट डायस्टोल है, तो खुद भी थोड़ा तुक्का तो मार ही लोगे ना। और अगर मैं Yes, बोलूं एट्रिया का सिस्टोल कितने मिनट का है, 0.1 सेकेंड। सिस्टोल, और एट्रिकल डायस्टोल
0.7. 0.7 सेकंड 0.7 सेकंड। देखिए यहाँ पे भी डायस्टोल में है वो 0.3 में और 0.4 में है ना। रिलैक्स एट्रिया ज्यादा करता है, छोटा सा क्रिएचर है, आराम से रिलैक्स रिलैक्स करके जिंदगी निकाल रहा है ना। यो मैं ये नीचे आते हैं, यही था आपका कार्डियक साइकिल वाला पार्ट। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा आउटपुट वाउटपुट पे। कितने मिनट बचे? 7 बजे अभी। वो बड़ी स्पीड में बढ़ा दिया मैंने, 40 मिनट बढ़ा दिया भोगरे मैम वाले कार्डिक साइकिल वाला निकालना। क्या? मैम कार्डिक साइकिल वाला चाह रही हूँ। अच्छा मैं ज्यादा तेज पढ़ा दी करी, कोई बात नहीं, दोबारा बता। इधर देख, कार्डियक साइकिल पूरी की पूरी होती है 0.8 सेकंड की। ठीक है, इस डब्बे को दो हिस्सों में काट ली, इसको करते हैं 0.4, ये 0.4 को हम काटेंगे। सबसे छोटा जो सिस्टोल की बात करेंगे तो 0.1 सेकंड का सिस्टोल किसका होता है? हमारा एट्रिया। आर्टरिया सिस्टोल मतलब दोनों आर्टरी की बात कर रही हूँ मैं, दोनों लेफ्ट और राइट साइड वाले। ठीक है, फिर 4 में से 0.1 चले गए तो 0.3 बचा, दैट इज वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल सिस्टम। और फिर ये 0.4 क्या है? जॉइंट चिल डायस्टोल। व्हाट इज चिलॉन? टोटोइज और टर्टल? टोटल। हाँ शाबाश। चिल करेंगे पानी में ना, टोटोइज पानी में मिलता है, टर्टल पानी में मिलता है, टर्टल मिलता है, टर्टल चिल ऐसे टर्टल। बेटा दिस इज अ कार्डियक साइकिल। क्लियर? तुमसे वेंट्रिकल सिस्टोल पूछ लेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल, टोटल वेंट्रिकल सिस्टोल कितना है? 0.5. 0.3। बेओ सिस्टोल बोला है। और टोटल वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना है? क्या मैम? टोटल वेंट्रिकुलर डायस्टोल सेकंड. 0.5 हाँ, कैसे पता चला? एट्री वेंट्रिकल यहाँ पे भी चिल कर रहा है 0.4 और 0.1 के लिए भी तो चिल कर रहा है ना वो, राइट? तो ये बना के अगर क्वेश्चन आ जाए ना इस पे, ये छोटा सा बना लेना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, देख के करना है ना, अपना फर्रा खुद ही बना लेना। ठीक है मैम। एकदम खुश हो गई, अरे बस ये मेरे को ये सुनना था। चुड़ैल। बेटा ये तेरा दिल है, ठीक है, चारों दिशाओं में भर दो उसको ब्लड से। वो दिल कितना ब्लड ले सकता है ये जानने की बात है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट वुड बी, दिस वुड बी, हम एक्चुअल में ना वेंट्रिकल की बात करते हैं। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड कितना रहेगा? जब तुम्हें डायस्ट्रोल का एंड होगा तभी पता चलेगा। डायस्ट्रोल मतलब चिल, तो जब वो चिल कर रहा था उसमें खून भर रहा था, है ना, वीना कावा से खून आ रहा था उसके अंदर, राइट, पल्मोनरी वेन से खून आ रहा था। तो जब वो चिल कर रहा था तो यहाँ से भी खून आ रहा था, यहाँ से भी खून आ रहा था, राइट, तो दिल भर रहा था। तो मुझे पूरी वैल्यू की कितना ब्लड है इसके अंदर उसको मैं बोल दूंगी एंड, कॉपी खोल लो भाई, कॉपी खोलो, कॉपी याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड डायस्ट्रोल, डायस्ट्रोल मतलब चिल, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो उसको शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगी? EDV, है ना। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होती है हमारी? 120 ml। लिखा? दिख रहा है सबको स्क्रीन? ये मैम। और इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो मैं क्या करूंगी? क्या बेसिकली क्या मतलब है इसका? टोटल कितना ब्लड इनसाइड द हार्ट एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ जॉइंट डायस्टोल। समझ आया? समझ आया कि नहीं? यो मैम. Yes, ma'am. साथ साथ समझते चलना इसको, क्योंकि छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा ना फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो अपन इसको साथ साथ करके चलते हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई है ना, इसको कहते हैं EDB। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज लाइक आपके पास पानी की बोतल है, आपने उसको पिचका दिया, पिचकाया तो जितना पानी बाहर निकला वो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। ठीक है, जैसे मेरी पानी की बोतल है, इसमें पानी भर लेते हैं, कुड़ 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 कुड़, ठीक है, कितना मर्जी पानी है, दैट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अगर मैंने इस पानी की बोतल को पिचका दिया, पुचुक ऐसे कर दिया मैंने इसको, तो पुचुक करूंगी तो क्या होगा? थोड़ा पानी तो अंदर रह जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ पानी बाहर भी तो आ जाएगा ना। तो ये जो पानी बाहर आया ना इसको अपन कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब पानी की जगह ब्लड कर दो, तो ब्लड जब पंप करता है तो ब्लड कहाँ से बाहर निकल के पूरी बॉडी में सप्लाई होता है? दैट इज, कौन सी साइड से ब्लड बाहर निकल के पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजनेटेड? लेफ्ट.
लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। तो व्हाट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम वुड बी ब्लड coming out of heart after systole, ventricular systole. क्लियर? इसकी वैल्यू लगभग कितनी रहती है? जनरली इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 70 ml, समझ आई? तो टोटल वैल्यू कितनी है? 120 ml, उसमें से बाहर निकल गई 70 ml, तो अंदर कितनी बची होगी? लगभग 5 ml 5 50 ml। ये जो बची हुई है इसको मैं क्या बोलूंगी? दिस इज सिस्टोल के बाद बची हुई वैल्यू है ना ये, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद, तो मैं इसको बोलूंगी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। वॉल्यूम। हाँ, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी ESV। समझ आया? ESV, EDV एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। समझ आई? यस मैम। ये साइड फटाफट, फिर मैं तुमको दो फॉर्मूला बताती हूँ। देखा था ये वाला पार्ट, एक बार साइड में लिख लो दोबारा। है ना? नो मैम। अच्छा तो कर ली। डन मैम। ओके बेटा, इसी वैल्यू को ध्यान रखियो, ठीक है? कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस इसी को घुमा के उन्होंने बोला है। वो बोलेगी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब है कि जब मैंने हार्ट को पिचकाया तो अंदर कौन से वाला ब्लड बचा, उसको निकालने के लिए मैं क्या बोलूंगी? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। दैट वाज लिख के बता। ब्लड EDV की वैल्यू क्या है? 120 ml 120 ml। हाँ, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब हार्ट के अंदर कितना ब्लड बचा, तो बाहर जो निकल गया दैट इज स्टॉक वॉल्यूम। स्टॉक वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी? 70 ml 70 ml। तो क्या बचा मेरे पास? 50 ml 50 ml। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहती है, फिक्स्ड 50 ml। ठीक है, ये मोस्टली फिक्स रहती है। अब बात करते हैं हम कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इज अमाउंट ऑफ ब्लड जो दिल में से बाहर निकल रहा है पर मिनट। ठीक है, एक मिनट में कितना ब्लड बाहर निकलता है, समझ आई? अमाउंट ऑफ ब्लड, लिख ले बेटा, अमाउंट ऑफ ब्लड आउट ऑफ हार्ट इन 1 मिनट। एक मिनट में कितना निकल रहा है बाबला? 1 मिनट की बात कर, इससे पहले कहीं टाइम नहीं रखा था ना, यहाँ रखा है, तो इंपॉर्टेंट चीज होगी इन, ठीक है, 1 मिनट। चलो, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? कार्डियक आउटपुट इनटू हार्ट बीट कितनी होती है पर मिनट? 72 हाँ, 72 बीट पर मिनट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70। 70 कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लगभग आएगी तुम्हारे पास, लगभग आएगी तुम्हारे पास 50,000 ml। इसको लीटर में करोगे तो 5 लीटर पर मिनट। तो हर मिनट आपके दिल में से कितना ब्लड पास ऑन हो रहा है? 5 लीटर पर मिनट। समझे? यस मैम। भी हो सकता है ये, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ा दो, वैल्यू खिसक जाएगी ना, है? तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है। क्लियर? यस मैम। लिख ले बेटा। डन? यो मैम
बेटा बस इससे ज्यादा पढ़ेगी तो रोना निकल जाएगा मेरा। आजा ये रहा डायग्राम यार, इसी को ढूंढ रही थी यार, ये पहले नहीं मिला मुझे, बनाना पड़ गया। लो ये लेफ्ट राइट ठीक है। यहाँ से चलते हैं इस वाले से, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में गया, दिस इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो पल्मोनरी वेन में चला गया, पल्मोनरी वेन में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो आपके गया एट्रिया के अंदर, यहाँ से फिर वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से नीचे आ रहा है, ठीक है। डोर्सल एरियोटा भी कहते हैं इसको, सिस्टमिक आर्टरी भी कहते हैं इसको। सिस्टमिक आर्टरी से नीचे गया, उसके बाद बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन दे दी इसने और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ग्रेट वेन्स और को वीना कावा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड है, ग्रेट वेन्स है ये, क्योंकि बहुत सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है ना ये, इस वजह से। बात आ जाती है आर्टरी और वेन में फर्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ठीक है। आर्टरी, वेन और कैपिलरी का क्या फर्क है कि कैपिलरी जो होती है वो सिंगल सेल लेयर से बनी होती है, ठीक है, सिंगल सेल लेयर। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, कोई वेल्व वगैरह इसमें होती नहीं है, नो वेल्व, सिंगल सेल लेयर होती है। इनका डायमीटर इतना छोटा होता है कि ब्लड हाई प्रेशर से क्रॉस करता है, ब्लड मूव विद हाई प्रेशर, बढ़िया प्रेशर से मूव करता है वो करके, है ना। चलो ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं आर्टरी और वेन की। बेटा वेन जो तुम्हारी स्किन पे तुम्हें अभी भी दिख रही होगी, वेन का जो ल्यूमन होता है वो होता है वाइड, मोटा होता है, क्योंकि ल्यूमन मोटा होता है इससे ब्लड निकल रहा है। बेटा अगर ल्यूमन मोटा है मतलब ब्लड कितने प्रेशर से निकल रहा होगा, पीपी लो होता है, लो प्रेशर से ब्लड मूव करता है। अगर लो प्रेशर से मूव करता है तो पीछे भी तो जा सकता है ना, बैक फ्लो मार सकता है। तो ब्लैक फ्लो से बचाने के लिए यहाँ लगी होती है वेल्व्स, सो वेल्व्स आर प्रेजेंट। वी हमारी होती है वी से वेन और वी से वेल्व, सो वेन में वेल्व्स होती है। अगर तुम आर्टरी देखोगे तो आर्टरी का ल्यूमन कैसा होता है, नैरो। तो अगर इसका ल्यूमन नैरो है तो ब्लड कैसा फ्लो कर रहा होगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। हाँ, और हाई प्रेशर से फ्लो कर रहा है तो यहाँ वेल्व की जरूरत ही नहीं है, बैक फ्लो के चांसेस ही नहीं है, तो नो वेल्व। कंपैरिजन आ सकता है तीनों, समझे, और लेबलिंग आ सकती है। क्लियर है। मैम। अब मैं तुमको ईसीजी करा देती हूँ। ईसीजी मशीन का नाम क्या है पूरा, जो ग्राफ है ना, सुनने में ग्राफ तो बेसिकली उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, पर ये मशीन है, बस ये याद रख लेना। क्योंकि अगर ये गलत होगा तो बड़ी शर्मनाक सी बात हो जाएगी कि यार क्या बात कर रहे हो यार, ये तो कब से पता है ना। और जो ग्राफ ग्राम है वो एक्चुअल में ईसीजी का वो चार्ट सा निकल के आता है, वो है दिस इज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये ग्राम बना हुआ है ऊपर, ठीक है। पी क्यू आर एस टी वेव है, तो पी वेव आपको क्या रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर किसका सिस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्यू आर एस क्या होता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है किसका सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल का डायस्टोल भी ये रिप्रेजेंट करता है, कौन, टी, टी रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल का डायस्टोल। अब मैं बोल दूं और एट्रिया का डायस्टोल कहाँ है, तो बेटा ये तो रहा ना क्यू आर एस टी, ये सारा का सारा क्या है, एट्रिया का डायस्टोल ही तो है, वो तो रिलैक्स ही कर रही है ना। और अगर मैं बोल दूं ज्वाइंट डायस्टोल कहाँ से है, तो टी तुमको रिप्रेजेंट तो कर रही है ज्वाइंट डायस्टोल, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल भी डायस्टोल में और एट्रियल भी डायस्टोल में पड़ा ही था, समझ आई। तो ऐसे लिखना जरा। इसके बाद इसी से रिलेटेड जितनी स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद करना, वहां पे बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन बंद हो रहा है कौन सा खुल रहा है। मैं चार्जर लूंगी, इसको ऐसे लिख ले, फिर हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये ना इसकी थ्योरी ना आपको बताती है सिग्नल कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन जो हम ईसीजी एक्चुअल में देखते हैं वो आपको ये बताते हैं कि कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसकी थ्योरी इसके साथ मैच नहीं करती है, बस यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। पहले ये लिख लो, मैं तुमको फिर थ्योरी पढ़ा देती हूँ, ठीक है। डन। मैम। चल बेटा इसको एक बार साथ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस तो इससे बनते हैं यार, नो डाउट। स्टैंडर्ड ईसीजी, अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। देखो ईसीजी टू ईसीजी वेरी करता है, तुमको ये सिर्फ एक केस बता रहे हैं कि 3 लीड्स लगा दिए तुमने, एक तो दोनों कलाई पे लगा दो,
ठीक है, और एक लेफ्ट एंकर पे लगा दो, ठीक है। बस याद रखना है लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोकेशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर ए डिटेल इवैल्यूएशन ऑफ द हार्ट, सबको स्क्रीन दिख रही है ना बेटा? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. हम लोग चेस्ट पे भी लगाते हैं। किसी ने कल हो ना हो देखी है? अबे कल हो ना हो मूवी नहीं देखी तुम लोगों ने? No, ma'am. No. अरे यार उसमें शाहरुख खान को हार्ट डिजीज होती है, तो उसमें एक सीन होता है वो हार्ट पे बहुत सारी लीड लगा के ना ट्रेडमिल पे भाग रहा होता है, Yes, ma'am. तो उसकी कार्डियक एक्टिविटी को वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी लीड भी लगा सकते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, तो जज की कितनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नहीं देखी तो पेपर के बाद देख लेना, अच्छी मूवी थी वैसे तो। चलो ये स्टैंडर्ड ईसीजी की बात करें। ईच पीक इन ईसीजी इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर ऑफ पी टू टी कॉरेस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है। नीचे The P wave represent the electrical excitation depolarization of the atria. Excitate होना या depolarize होना मतलब सिग्नल आना, इसका सिंपली मतलब क्या है? सिस्टोल। तो ये कह रहे हैं ऐसे नोड ने सिग्नल जनरेट किया और एट्रिया में भेज दिया, उसी को तो सिस्टोल कहते हैं ना। तो ये एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन वर्ड देके कंफ्यूज करता है। पी वेव का सिंपली मतलब सिस्टोल ही होता है, क्लियर? समझ आई ये बात बेटा? ये बात समझ आई? ये तुम्हारी शांति ने मुझे डरा दिया। हेलो अर्गे? Yeah, ma'am. तो बेटा बोल के क्यों नहीं यार? वो तो बोलते नहीं है ना बच्चे। देखो थ्योरी में क्या कह रहा है और चार्ट में क्या कह रहा है, दो चीजों में थोड़ा सा फर्क है। देख ये हमारा है लेफ्ट, ये रहा हमारा राइट, ये रहा मेरा एसए नोड। एसए नोड में से जो सिग्नल निकल रहा है ये कह रहा है वो पी वेव रिप्रेजेंट करती है। जैसे ही सिग्नल निकलता है उसके रिस्पॉन्स में होता क्या है, देखो ये जो एसए नोड से सिग्नल निकलता है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है सिर्फ एट्रिया की, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन वो नहीं कराता। उससे सिग्नल एवी नोड पे जाता है, एवी नोड आगे करता है काम। तो एसए नोड से जो सिग्नल निकला है ये कह रहे हैं उसको मैं कहता हूँ एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, उसी को पी वेव कह रहे हैं। ये मैं तुमको कह रही हूँ जो ग्राफ में लिखा है उसका मतलब है ये एक्साइटेशन होने के बाद, दिस इज एक्साइटेशन, इसके बाद एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो पी वेव आ गई। ये इतनी जल्दी होता है ना कि आप फर्क नहीं बता पाओगे। तो जैसे ही एस से सिग्नल निकला उसको कहेंगे एक्साइटेशन है डीपोलराइजेशन, उसी टाइम एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। बोथ एट्रिया बोथ है, एक मत करना, कभी भी एक नहीं होगा। हार्ट में हमेशा एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक साथ रिलैक्स करते हैं, वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक साथ रिलैक्स करते हैं। याद रखना कभी भी लेफ्ट एंड राइट साइड का फर्क नहीं है। तो दोनों जैसे ही सिग्नल आया एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन हुई, उसी टाइम दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, इसी को पी वेव कहते हैं। तो एट्रियल सिस्टोल बोल लो, इसको तुम एक्साइटेशन बोल दो, एट्रियल एक्साइटेशन, इसी को तुम डीपोलराइजेशन बोल दो एट्रिया की, एक ही बात है, तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yeah, ma'am. नीचे आते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, ये रहा ना QRS कॉम्प्लेक्स, इसी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करेगा। ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का मतलब, डीपोलराइजेशन का मतलब है उसकी एक्साइटेशन होगी, और एक्साइटेशन का मतलब है उसमें क्या हुआ, सिस्टोल या डायस्टोल? सिस्टोल, एग्जैक्टली। तो ये वर्ड ये यूज कर रहा है डीपोलराइजेशन। तुमने कंफ्यूज नहीं होना, तुमको बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना है कि पहले ये बोल रहे हैं एट्रिया जो पिच का है उसको पी वेव बोल रहे हैं, QRS वेव बोल रहे हैं जब वेंट्रिकल पिच का है, ठीक है। बस तुमको वो बिल्कुल सी बात याद रखनी है। देखो इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट होती है शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव, तो क्यू वेव के बाद एकदम से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि थोड़ा नीचे जाता दिखता है ना, इसकी डिटेल में नहीं जाना। तो यहाँ कहीं कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन क्यू के थोड़े से बाद स्टार्ट होती है एंड द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, ठीक है। इसको बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल कहते हैं, बस एक लाइन याद रखना, ठीक है। टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। तो नॉर्मल स्टेट में आना होता है रीपोलराइजेशन, मतलब इसी को हम क्या बोल देंगे, Diastole. डायस्टोल। किसका डायस्टोल बोल रही है? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का डायस्टोल बोल रहा है। ये एट्रिया के डायस्टोल की बात ही नहीं करता ये चार्ट, लेकिन वेंट्रिकल की बात करता है। लेकिन तुमको पता है ना एट्रिया का डायस्टोल तो चल ही रहा है, बात समझ आई? Yeah, ma'am. So the end of T wave mark the end of systole। जैसे टी वेव खत्म होगी तब सिस्टोल बिल्कुल ही हम कहेंगे खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि सब कुछ डायस्टोल में चला गया ना, तो सिस्टोल का एंड हो गया। एक ये लाइन है जो वियर्ड सी लगती है, एक इसको अंडरलाइन कर लो। दो लाइनें तुमको याद करनी है, बाकी तुम समझ चुके हो। दो लाइनें तुमको याद रखनी है, ये
अगर अब तुमको ये जानना है कितनी बार हार्ट बीट हुआ है, तुमको ये पता चलता है वेंट्रिकल कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बात तो वही आ गई ना। तो तुम्हें क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स से पता चल जाता है, जितनी बार क्यूआर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तुमको बनता हुआ, उतनी बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब उतनी बार दिल से ब्लड एक बार मूव कर गया है। ये आपको इंडिकेशन दे देता है। ओके, Yes, ma'am. Yeah, ma'am. डबल सर्कुलेशन इच है, ये मैंने तुमको तब भी पढ़ाया था एनसीईआरटी से, मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ, एक बार ध्यान से देख लो। बेटा किसी को ऊपर डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. तान्या, दीपक, व्हाट इज फनी? Crazy fellows. Blood flows strictly by a fixed route through blood vessels, artery and vein. Basically, each artery and vein consists of 3 layer. भाई artery vein की बात करें 3 लेयर। देखो artery और vein की 3 लेयर बोल रहा है, इसने बोला कैपिलरी की? लिख No, लिया, ma'am. नॉट कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी में कितनी लेयर होती है? Single One layer. cell layer thick। हाँ, लिख लो, ऐसी चीजों का ध्यान रखते हैं, ऐसी चीजों से क्वेश्चन निकल आता है। इसे वो कहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जिसने समझा उसे उसको आंसर आता होगा ना बाकी में। इनर लेयर जो होते हैं वो, यार ये तुमको मैंने तब भी बनवाया था, अगर नहीं बनाया दोबारा बना लो। बिल्कुल इनर वाली लेयर जो होती है उसको क्या बुलाते हैं? स्क्वामस एंडोथेलियम, उसी को बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। जो मिडिल लेयर होती है उसको अपन क्या बुलाते हैं? नहीं बोलोगे? Tunica media. हाँ, ट्यूनिका मीडिया किससे बनी होती है? इलास्टिक फाइबर से बनी होती है ना, एंड स्मूथ मसल्स की भी होती है। ठीक है, अपने अपने कंट्रोल में है नहीं, ब्लड वेसल अपने कंट्रोल में होती भी नहीं है। और जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है दैट इज फाइब्रस है, और वो किससे बनी हुई है? कोलेजन फाइबर से बनी है, थोड़ी हार्ड है। ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन। वो जो ल्यूमन की वजह बनता है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है। तो ट्यूनिका मीडिया जो होती है ना, वो कंपैरेटिवली थिन होती है वेन से एज कम्पेयर टू आर्टरी। आर्टरी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसको स्ट्रॉन्ग होना भी पड़ता है। अगर ट्यूनिका मीडिया स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आर्टरी में ब्लड बहुत प्रेशर से फ्लो कर रहा है ना, तो आर्टरी को वो फाड़ देगा। इसलिए ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिवली थिन होती है वेन में, और आर्टरी में थिक होती है। समझ आई? Oh, yeah, ma'am. मैम ट्यूनिका इंटीम, मैम वो थिन होती है कि थिक होती है? कौन सी बेटा? मैम इंटीम वाली। इंटीमा तो ठीक होती है, जो है मैम। स्क्वामस एपिथेलियम है ना, एक्सेल लेयर थिक होगी वो बस। ठीक है, अच्छा जो है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एक क्वेश्चन बनता है ये डायग्राम से, ब्लड वेसल वाला जो मैंने ऊपर कराया। ठीक है, तो ये दोनों आपको बनता है। बाकी मैंने जो तुमको कराया ना सर्कुलेशन, वो यहाँ से पढ़ लेना, सेम है जो मैंने तुमको बोला, ये वाली। Yes, ma'am. रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। और कुछ तो नहीं बचा? सब हो गया? Yes, ma'am. जो है मैम। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कल भी मैंने बोला था कि जो मेन काम करेगा दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। पॉन्स होता है यहाँ पर, पॉन्स के नीचे अपने पास पड़ा होता है मेडुला। तो जो मेन काम कर रहा है दैट इज मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा, यही मेन काम करता है हमारा। तो क्या करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा सिग्नल भेज देता है इसको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है ना, इनवॉलेंटरी चीजों को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है न्यूरॉन्स के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, याद है तुमको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक? Yes, ma'am. देखो आपके लेवल पे ना ये आपको देख के दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं बताते, पर वैसे ये बहुत बहुत ही डिटेल का टॉपिक है। कोई बात नहीं, यहाँ से समझते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब सिग्नल जाता है तो वो क्या करता है? वो रिलीज करा देता है 2 हार्मोन, दैट इज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। कौन रिलीज करता है ये? Adrenal. एड्रीनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट? मेडुला या कॉर्टेक्स? Ma'am, cortex. Ma'am, cortex. मेडुला। बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है, अंदर मेडुला होता है। मेडुला। और एपिनेफ्रिन ही सिक्रीट होते हैं क्रोमोफिन सेल से। ठीक है, कॉर्टेक्स नहीं है, अंदर वाला मेडुला रीजन है। तो ये क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है आपकी हार्ट बीट। ठीक है, देख दिल खुद से धड़कता है ना, ऐसे और सिग्नल जनरेट करता है और उससे धड़कता है। लेकिन देयर आर एक्टिविटीज ना, जैसे मुझे डर लग रहा है मान लो,
तो मुझे डर लग रहा है तो मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, तो बेटा मेरी हार्ट बीट को कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करा ना मैंने, ऐसे नोड को छेड़ा। ऐसे नोड को किसने छेड़ा? एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। तो हार्मोन क्या करते हैं? हार्ट बीट को बढ़ा और कम कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तुम्हारी बॉडी बस बढ़ा और घटा रही है, उसी को कहते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन की सिक्रीशन कराता है और हार्ट बीट को इंक्रीज कराता है। दैट मींस पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा होगा? डिक्रीज करा रहा होगा हार्ट बीट को, तो डिक्रीज कर रहा है हार्ट बीट। ये किसके कंट्रोल में कर रहा है? बेसिकली ये वेगस नर्व के थ्रू करता है। तो वेगस नर्व होती है, वेगन नर्व है, नर्व्स है, तो न्यूरॉन से बनी है। ये क्या सीक्रेट करती है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या कर देता है? हार्ट बीट को कम कर देता डिक्रीज। है। हाँ, ठीक है, समझ आया? यस मैम। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है, थायराइड, याद है आपको? थायरोक्सिन। यस तो मैम। थायरोक्सिन भी जब रिलीज होता है तो क्या करता है? हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। बीएमआर पे रेगुलेशन करता है ना वो, तो ये भी हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। यस मैम। ठीक है, लिख लो, ये दो ही चीजें और कुछ नहीं है, इसमें इतना रेगुलेशन है भी नहीं। चलो आगे। यस मैम। तो हमारे पास ये बचा ब्लड प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज क्या? 122। 122। 122 तो कभी नंबर नहीं सुना मैंने। 120। 120/80। 120 क्या? सिस्टोल, डायस्टोल? मैम सिस्टोल। सिस्टोल। हमेशा काम करने में मेहनत ज्यादा लगती है, डायस्टोल चिल करने में मेहनत कम लगती है, इसकी वैल्यू कम है। इज डायस्टोल, ठीक है। नॉर्मल बढ़ा दे, इससे थोड़ा ज्यादा करते, 140/90 करते। 140/90 को अपा बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर फट सकती है, बहुत प्रेशर से जा रहा है ब्लड, भाई सही बात नहीं है, ठीक है। तो ये हाइपरटेंशन होगी। हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए। और हाई बीपी को हम क्या बोलते हैं? कंडीशन इज नोन एज, बायो की टर्म में, ट्रैकीकार्डिया। मैंने तुमको नोट्स भेजे हैं, एक बार देखना, मैंने पहले भी भेजे थे, एक बार चेक कर लो, तुम्हें दोबारा भेजोगे। ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, ये वर्ड्स याद होने चाहिए, ठीक है। ट्रैकीकार्डिया मींस हाई बीपी, खेला जा सकता है तुम्हारे दिल के साथ इससे, ठीक है। बीपी गिरा था जरा, लो बीपी का है, अच्छा लो बीपी कर दो जरा। अगर बीपी लो हो गया तो वर्ड इज ब्रेडी कार्डिया, ठीक है। 120/80 से नीचे करते हैं, दैट इज ब्रेडी कार्डिया। समझ आई? समझ आई? टर्म याद रखना है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, अरे बेटा तुम्हारा दिल है, दिल के पास भी तो ब्लड वेसल सप्लाई होती है ना, तो उसको ऑक्सीजन देती है। तो जो दिल के ऊपर ब्लड वेसल की सप्लाई है, दीज आर नो कोरोनरी आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको देती है और उससे गंदगी ले लेती है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब है कि ये जो आर्टरीज है ना, इसमें कुछ कुछ जम गया है। अगर इसमें कुछ कुछ जम गया है तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी ना ब्लड को। ये देखो, अगर ये मेरी कोरोनरी आर्टरी है, लेट्स से, और ये मेरा हार्ट है ना, अगर मैं यहाँ पे प्लेग ही जमा दूं, इस जरिए ये गंदगी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम गया बेटा, तो फिर ब्लड नहीं मूव कर पाएगा ना आगे। ऑक्सीजन, ब्लड यहाँ मूव नहीं कर पाया तो ऑक्सीजन तो पहुंच ही नहीं पाई, ऑक्सीजन यही रहेगी। तो इस सेल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हार्ट को, तो फिर, और कार्बन डाइऑक्साइड इसे रिमूव नहीं होगी, तो ये तो वर्क करना बंद कर देगा। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सिंपली मीनिंग होता है कि उसकी जो कोरोनरी आर्टरीज है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी है। अब इसमें कंडीशन होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। ध्यान से पढ़ना, मैंने जो तुमको नोट्स भेजे है ना, उससे पढ़ते हैं इसको। यहाँ से पढ़ा दूं, इजी है, मैम। एक बार यहाँ से देख लो। देखो, कार्डियक डिसऑर्डर्स की बात है, यहाँ से बढ़ेंगे, ठीक है। मैं यही भेज दूंगी, दोबारा देखना। मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब है हार्ट पे अटैक हो गया। हार्ट पे अटैक होने का मतलब क्या है? कि अब उसकी वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही, ठीक है। देखो, जब हार्ट पे अटैक होने का मतलब है कि उसको जो भी खाना मिल रहा था ना, अब वो उसको मिल नहीं पा रहा है, इसलिए उसकी वर्किंग रुक गई। तो जब भी उसकी वर्किंग रुकी, मतलब उस पे ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी, तब अपन उसको बोलेंगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन, फार्क्शन, ठीक है। हार्ट पे अटैक हो गया, अब उसको खाना नहीं मिल रहा है, ओके। तो ये कब होगा? जब अगर उसमें कोई प्लेग वगैरह फंस गया ना कोरोनरी आर्टरी के ऊपर, तब ये कंडीशन आराम से हो सकती है कि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। तो हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? इसका सिंपली मतलब होता है कि हम जैसे न्यूनेज वगैरह या ये जितना भी चीज खाते हैं, या फिर हम लोग
ये हाई फैट मिल्क वगैरह और क्रीम डालते हैं ना खाने में, जो क्रीम वगैरह होती है ना, ये सबके सब इन्हीं वेसल्स में जाके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देती है बॉडी में, और इन वेसल्स में छोटे छोटे प्लेग बना देती है। तो ये हार्ट अटैक की कंडीशन ज्यादा उन लोगों को होती है तो इस तरीके का खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा अनहेल्दी खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये प्लेग बना देती है, तो वो होती है हार्ट अटैक। हार्ट पे हमने अटैक कर दिया बहुत सारा तला हुआ खाना खा के। ओके, क्लियर? यो यो मैम। ऐसे ही याद करना, ऐसे ही याद करना। हार्ट फेलियर, हार्ट का काम क्या होता है? Pumping of blood. हाँ, तो फेल हो गया, जैसे तुम्हारा काम पढ़ना है ना, तो तुम पास हो जाओगे, कोई चक्कर नहीं, लेकिन हार्ट फेल हो गया, पंप नहीं कर पा रहा, तो जब पंपिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी तब उसको बोलेंगे हम हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर का मतलब है कि वो एडुकेट अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी को सप्लाई नहीं कर पा रहा, ठीक है। क्यों नहीं सप्लाई कर पा रहा? हो सकता है ना उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी में, तो सूजन आ गई हो। बेटा अगर सूजन आ गई है तो वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। कभी तुम्हारे पैर में सूजन आती है तो तुम सही से चल पाते हो? No, ma'am. मैम हाँ, तो अगर हार्ट में सूजन आगे वो चल पाएगा? अब सूजन तो किसी भी तरीके से आ सकते हैं ना, बहुत से रीजन हो सकते हैं, तो इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं बताते। इवन अगर प्लेग जम जाए ना तो भी हार्ट में सूजन हो सकती है, तो किसी भी तरीके से हो सकती है, पर हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाया, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इंसान डेड हो जाएगा। तो ऐसा बहुत होता है कि कोई पेशेंट हो किसी और कंडीशन से है, लेकिन उसकी अल्टीमेटली डेथ होगी हार्ट फेलियर से, कि उसकी बॉडी में बहुत से इन्फेक्शन हो गए थे, उसके ऑर्गन काम नहीं कर रहे थे, तो एक टाइम पे आके हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया। जब हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया तो भाई सिंपली उसका सर्वाइवल फिर पॉसिबल नहीं है। हो सकता है इसके ऐसे नोट सही से काम नहीं कर रहे, दैट ऑल्सो हार्ट फेलियर हो सकता है ना। तो इसलिए हमने रीजन यहाँ डिस्कस नहीं किया, बस उसका मतलब डिस्कस किया है। हार्ट अटैक का मतलब है कि हार्ट की ऑक्सीजन सप्लाई पे किसी ने अटैक कर दिया था, ठीक है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट ऑक्सीजन ब्लड को सप्लाई नहीं कर पा रहा है बॉडी में, समझ आया? यो यो मैम। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है बिल्कुल ही स्टॉप हो गया, ठीक है, स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, बिल्कुल स्टॉप हो गया हार्ट बीट, एकदम से सडनली हार्ट रुक गया, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। जैसे हम किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है ऐसे उन्होंने सडनली सिग्नल देना बंद कर दिया, जैसे सिग्नल देना बंद करे हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। हार्ट अटैक है जनरली प्लम्बिंग प्रॉब्लम, ये जनरली सूजन वूजन की वजह से हो जाती है, ठीक है, समझ आया? Yes, मैम। ये सब एक जैसी कंडीशन है, तो सोचो ना, अगर हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो उसकी वर्किंग भी स्लो हो जाएगी, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड सी है। ओके, चलो ब्लड प्रेशर की बात कर ले, तो वो होता है स्फेग्नोमेमोमीटर से हम इसको मेजर करते हैं। वो मेजर करने की जो मशीन होती है ना, वो आर्टरी से, जो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, उससे कनेक्टेड जो आर्टरी होती है अयोटा, उसको मेजर करती है, उससे ब्लड प्रेशर मेजर होता है उस मशीन में। तो कभी कोई पूछ ले तो याद रखना आर्टरी से मेजर होता है, वेन से नहीं। ओके, यो यो मैम। बीपी इज द प्रेशर, जब ब्लड मूव करता है तो वो अपनी वॉल पे कितना प्रेशर डालता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किसमें होता है? अयोटा से, अयोटा, फिर बाकी आर्टरी और फिर वेन, ठीक है। अगर आर्टरी वेन का कंपैरिजन करोगे तो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर आर्टरी में होता है, फिर कैपिलरी में और फिर वेन में। ये कंपैरेटिव चार्ज लिख लो, ये तुम्हारे काम आ सकता है। यस मैम। yes, ma'am. यो यो। बस इतना से था। अरे ये तो अभी करा तुम्हें, हो गया। Hi. हाँ बोल बेटा, क्या हो गया? ये सब हो गया, ठीक है जी। मैम एंजीना। एंजीना चेस्ट में पेन होती है, एंजीना पेक्टोरिस इसको कहते हैं। एक्यूट चेस्ट पेन होती है आपकी, ठीक है। जनरली होता है जब हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। एंजीना एक सिम्टम है, बीमारी नहीं है। जैसा कि Stress की वजह से भी हो सकती है दर्द हार्ट में. हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, स्ट्रेस से बहुत सारी चीजें वर्क करना बंद कर जाती है, बड़ी बात नहीं, हो सकता है। एंजीना एक सिम्टम है कि छाती में दर्द हो गया, चेस्ट में, तो अगर हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था ना, क्योंकि उसमें ब्लॉकेज हो गई थी, तो भी आपको एंजीना फील होना स्टार्ट हो सकता है। तो एंजीना इज एक्चुअली अ सिम्टम, Yes. जनरली ऑक्सीजन नहीं रीच होता हार्ट को तो होता है एंजीना हो गया। किसी को भी हो सकता है, जनरली मिडिल एज और एल्डरली को होता है जिसमें ब्लड फ्लो इफेक्ट हो चुका होता है, ठीक है। एंजीना के बाद हार्ट अटैक वगैरह सब आ सकता है। तो चेस्ट पेन होना एक अच्छा एक वो सिम्टम होता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, चेक करा लो, इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेनली हार्ट में ना इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार्ट क्या होता है, देखो दिल है मस्त चल रहा था बहुत बढ़िया, उसमें धीरे धीरे प्लेग इकट्ठा हो रहा है, तुमको किसी को नहीं पता चलता, प्लेग नहीं पता चलेगा ना किसी को, नॉर्मल इंसान को, मुझे कैसे पता चलेगा यार मेरे बॉडी में क्या चल रहा है। फिर क्या होगा, जब यह प्लेग इकट्ठा होने लग जाएगा ना, तो इसको ऑक्सीजन की सप्लाई होनी कम हो जाएगी,
जब ऑक्सीजन की सप्लाई इसको कम होने लग जाएगी तब मेरे को सिम्टम आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। या हो सकता है मेरे को सडनली पेन उठ जाए, भाई अगर सडन पेन उठ रहा है तो चेक कराओ, हो सकता है ये कंडीशन हो, तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देके ये क्लॉट को पिघला सकता है, टाइमली पता चल जाए तो एंजीना वो सिम्टम है जो मदद कर सकता है आपको डायग्नोस करने में। हो सकता है आपके हार्ट में सूजन हो जाए, पंपिंग सही नहीं हो रही, तो जैसे घबराहट सी हो आप चेक करा लेना चाहिए। इसलिए अगर हार्ट से रिलेटेड कुछ भी लगे ना तुमको चेक करा लेना चाहिए भाई, क्योंकि ना हार्ट बहुत देर के बाद सिम्टम देता है और एकदम से काम करना बंद कर जाता है। इसलिए आप बहुत सुनते हो कार्डियक अरेस्ट से लोगों की डेथ हो गई कि एकदम से बंद हो गया ना यार, क्या करेगा इंसान उसमें। तो इसलिए अगर छोटे मोटे सिम्टम आए तो चेक करा लेना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. ये डिजीजेस को रीड करके जाना, एक ना एक डिजीज पे क्वेश्चन बनता है। विद दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, ओके। Yes, ma'am. तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बोन्स वाला पार्ट तो ज्यादा हैवी नहीं, एक सेकंड ना मैं देखती हूँ, होल्ड करना, चलो 2 मिनट रुकना, स्टार्ट करो यार, खत्म हो जाएगी मेरी फिजियोलॉजी। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में तुमको मैंने हड्डियां बहुत अच्छे से कराई थी, रिवाइज करके आना, ठीक है। फटाफट से हड्डियां मसल करेंगे एंड देन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उसमें आई और ईयर तो अब है नहीं, तो तुमको सिर्फ वही करना होता है न्यूरॉन के बारे में, वो तो ज्यादा था भी नहीं, राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि ये 2 चैप्टर कल कवर करें, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, चलो भाग जाओ, किसी को डाउट है तो रुक जाओ, नहीं तो भाग जाओ घर को जाओ अपने। Thank you, ma'am. Bye.